हेलो क्लास 7 बेटा चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स टुडे वी आर कंटिन्यूइंग। तो आज हम इस चैप्टर की रीडिंग पार्ट 2 में करने जा रहे हैं और इस पार्ट 2 की इस वीडियो में बेटा इस चैप्टर की रीडिंग को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। कम्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज नंबर 77। लिटमस इज ए commonly used indicator in the laboratory. It is available as strips of solution. It is extracted from lichen, a unique symbiotic plant. When extracted in distilled water, it is light purple in color. It turns in red in acid and blue in alkaline solution. तो लिटमस के बारे में बताया गया। लिटमस मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये एक इंडिकेटर होता है ना। तो लिटमस क्या होता है? कॉमनली यूज इंडिकेटर है, लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में यूज़ किया जाने वाला एक कॉमन जो है इंडिकेटर है। इट इज़ अवेलेबल इन एज स्ट्रिप और सॉल्यूशन। तो ये स्ट्रिप और सॉल्यूशन दोनों में तरह से अवेलेबल होता है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, ये लाइकेन से हमें प्राप्त होता है जो कि एक यूनिक सिंबैटिक प्लांट है। व्हेन एक्सट्रैक्टेड इन डिस्टिल वाटर, और जब इसको डिस्टिल वाटर में एक्सट्रैक्ट करते हैं, इट इज़ लाइट पर्पल इन कलर, तो इसका कलर लाइट पर्पल हो जाता है। इट टर्न्स रेड इन एसिड, यह एसिड में रेड हो जाता है। ब्लू इन एल्कलाइन सॉल्यूशन, और एल्कलाइन सॉल्यूशन में ये क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। चलिए टेबल नंबर 7 को देखते हैं। एंड कम्स ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। फर्स्ट, एसिड और बेस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा एसिड हैव ए सॉर टेस्ट। एसिड का जो टेस्ट होता है खट्टा होता है। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड स्लिपरी टू टच। तो बेसिस का टेस्ट जो होता है वो कड़वा होता है, स्लिपरी टू टच, और वो छूने में स्लिपरी होते हैं, फिसलने वाले होते हैं, चिकने टाइप के होते हैं। ऑल एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर एंड देयर सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी एसिड होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं और उनका सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। नॉट ऑल बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर। सभी बेसिस जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, उनमें से कुछ ही होते हैं। और जो उनमें से सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल बेस आर कॉल्ड एल्कलीज। तो जो बेस वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं उनको एल्कलीज बोलते हैं। एंड दिस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वह है दे प्रोड्यूस, यानी एसिड के बारे में बताया है। दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस यानी H+ आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। एसिड को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो H+ आयन देते हैं यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। बेसिस गिव हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- आयन इन दियर एक्वस सॉल्यूशन। और जब बेस को वाटर में हम मिक्स करते हैं तो हमको OH- आयन मिलते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन एन एसिड इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। तो जो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होते हैं एसिड के अंदर, उनको हम उसकी बेसिसिटी बोलते हैं। जैसे HCl इज मोनोबेसिक, HCl में एक जो है प्लस आयन गिव आउट होता है। H2SO4 इज डाइसबेसिक, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं? रिप्लेस होते हैं। इस तरह H3PO4 इज ट्राइबेसिक, तो H3PO4 में 3 H आयन जो होते हैं रिप्लेस होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें बेस की, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन इन ए बेस इज कॉल्ड इट्स एसिडिटी। तो जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल यानी OH- होते हैं बेस के, वो उसकी एसिडिटी कहलाती है। जैसे NOH में क्या होता है? एक OH- आयन रिप्लेस होता है तो उसको मोनो एसिडिक बोला। इसी तरह MgOH का होल ट्वाइस डाई एसिडिक है, और FeOH होल थ्राइस इज ए ट्राई एसिडिक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर और साल्ट बनाते हैं। इसी तरह बेस जब रिएक्ट करते हैं एसिड से तो भी साल्ट और वाटर बनते हैं। ठीक है, नाउ कम्स ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज pH। pH क्या होता है? द स्ट्रेंथ, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और एन एल्कली इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट इज नोन एज pH स्केल। जो एसिड और एल्कली होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को हम एक किसी स्केल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम pH स्केल बोलते हैं। ठीक है, द pH स्केल वेरीज फ्रॉम 1 to 14। तो pH स्केल जो होता है 1 से लेकर 14 तक वेरी होता है, जाता है ना। द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज बिटवीन 7 to 14
इट इज़ ए बेसिक सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन का pH वैल्यू 7 से लेकर 14 तक होती है ना, उसको हम बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ए सॉल्यूशन हैविंग pH वैल्यू 7 इज टर्म्ड एज न्यूट्रल, और जिस सॉल्यूशन का pH वैल्यू 7 होता है उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, जैसे वाटर होता है हमारा। एसिडिक सब्सटेंस हैव pH वैल्यू लेस देन 7, और जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं उनकी pH वैल्यू 7 से कम होती है। नाउ कम्स ऑन द यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ते हैं। ए यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डाइज दैट शोज ए चेंज ऑफ कलर्स ओवर ए रेंज ऑफ pH। यूनिवर्सल इंडिकेटर वो होते हैं, एक कॉम्बिनेशन है, डाइज मीन्स कलर्स का, रंगों का, जो शो करता है अपना जो कलर चेंज है वो शो करता है ओवर ए रेंज ऑफ pH, है ना। pH की रेंज के आधार पर क्या होता है, वो कलर चेंज करता है। दीज आर आल्सो अवेलेबल एज स्ट्रिप ऑफ पेपर। तो ये अवेलेबल होता है स्ट्रिप ऑफ पेपर, है ना। स्ट्रिप ऑफ पेपर पे क्या होता है, वो अवेलेबल होता है इंडिकेटर। जैसे आपको हमने अभी बताया था, स्ट्रिप ऑफ पेपर के रूप में अवेलेबल होता है हमारा कौन सा भी, लिटमस भी होता है ना। द चेंज इन कलर कैन बी मैच्ड विद द स्टैंडर्ड कलर चार्ट टू फाइंड द pH। तो हम क्या करते हैं, चेंज इन कलर को मैच करते हैं, जो कलर में चेंज होता है उसको हम क्या करते हैं, मैच करते हैं किससे, स्टैंडर्ड कलर चार्ट से, जिससे हमें पता लगता है कि कोई जो हमारा इंडिकेटर है वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, एसिडिक को, न्यूट्रल को या एल्कलाइन को। तो चलिए, ये एक चार्ट यहाँ पर बना हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, है ना। ठीक है, तो ये pH वैल्यू के अकॉर्डिंग दे रखा है आपको। यहाँ पर ग्रीन दे रखा है न्यूट्रल 7 के लिए, है ना। तो 7 से ग्रेटर हो जाएगा तो एल्कलिनिटी बढ़ती चली जाएगी, यानी ब्लू और इंडिगो, वॉयलेट ऐसे कलर मिलेंगे आपको, और एसिडिटी बढ़ेगी तो हमें येलो, पिंक और रेड कलर मिलेंगे, यानी कि हमारे पास जब pH वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 78 पर। नाउ कम्स ऑन द अनदर टर्म न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। व्हेन एसिड आर मिक्सड विद बेस सॉल्यूशन, जब एसिड को हम मिक्स करते हैं बेस सॉल्यूशन के साथ, दे टेंड टू डिस्ट्रॉय ईच अदर्स डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज। तो वे एक दूसरे की डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी जो होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इट मीन्स एन एसिड डिस्ट्रॉय इस प्रॉपर्टी ऑफ ए बेस एंड बेस डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड। यानी एसिड बेस की प्रॉपर्टी को और बेस एसिड की प्रॉपर्टीज को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिड नॉर बेसिक। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है ना तो वो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। इट इज टर्म्ड एज न्यूट्रल, तो उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट एल्स हैपन इन दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, तो इसके लिए बेटा यहाँ पर एक आपको एक्टिविटी दे रखी है, टू डेमोस्ट्रेट बाय द टीचर, है ना। टीचर के द्वारा यहाँ डेमोस्ट्रेशन दिया जाएगा। क्या करना है इसमें, टू डेमोस्ट्रेट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को दिखाना है ना, लेबोरेटरी में किस तरह से करते हैं। तो इस आपको फिलहाल तो इस एक्टिविटी को आप रीडिंग कर लीजिएगा, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नाउ कम्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एसिड की, जिसमें हमारा पहला है बेस न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास है सॉइल टेस्टिंग। इन ऑर्डर टू, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, चलिए अब सही है। हाँ, तो बात करते हैं सॉइल टेस्टिंग की। इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल कॉज बाई एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर और बाई एसिड रेन्स, द सॉइल इज ट्रीटेड विद द बेस सच एज स्लैग्ड लाइम, यानी CaOH होल ट्वाइस। क्या करते हैं कि जब भी हमारी सॉइल में, मिट्टी में एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र होने लगता है तो वो जो सॉइल है एसिडिक हो जाती है, और एसिड रेन के द्वारा भी हमारी सॉइल एसिडिक हो जाती है। तो हम सॉइल को ट्रीट कराते हैं, यानी क्या करते हैं, स्लैग्ड लाइम को अपनी सॉइल में हम मिक्स करते हैं, जिससे उसका एसिडिक नेचर कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इफ़ द सॉइल टर्न्स एल्कलीन, अगर सॉइल एल्कलीन हो जाती है, ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू द सॉइल विच रिलीज एसिड,
तो अब हम उसमें क्या करते हैं, अगर सॉइल एल्कलाइन हो जाएगी तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर उसमें मिला देते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एसिड्स को बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, है ना, माइक्रोब के एक्शन के द्वारा, दैट न्यूट्रलाइज द एल्कलिनिटी टू द सॉइल, जिससे सॉइल की जो एल्कलिनिटी होती है ना, वो क्या होती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। अब आप बात करते हैं एसिडिटी इन स्टोमक। आपने देखा होगा कभी कभी पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो उसके लिए देख लीजिए, व्हेन यू हैव रिग्रेटेशन यू गेट ए शार्प टेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस इन स्टोमक। जब कभी आपके पेट में गड़बड़ होती है ना, तो इंडाइजेशन होता है, तो आपको क्या होता है, एक अजीब सी, एक बहुत तेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या होती है, एक यहाँ पे स्टोमक में है ना, जलन सी पैदा होती है। हमारे स्टोमक में क्या हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो होती है इंक्रीजमेंट हो जाती है ना। समटाइम्स टू मच एसिड इन द स्टोमक कॉजेज शार्प पेन। तो कभी कभी अगर ये एसिड हमारे पेट में ज़्यादा होता है तो हमारे पेट में, स्टोमक में क्या होता है, शार्प पेन हो जाता है, तेज पेन हो जाता है। डॉक्टर एडवाइज एंटासिड टू न्यूट्रलाइज द एक्स्ट्रा एसिड। जो एक्स्ट्रा एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड डॉक्टर हमें देते हैं। जैसे आप जेलुसिल एसेट्रा पीते हैं ना, जेलुसिल हो गया है ना, और डाइजीन हो गया, ये चीज़ें क्या हैं, एंटासिड होती हैं। तो वो हमारे स्टोमक में जो एक्स्ट्रा क्या होता है, एसिड होता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ड्रिंकिंग प्लेन वाटर गिव्स सम रिलीफ एज द स्टोमक एसिड इज डाइल्यूटेड। और जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो भी हम पी लेते हैं, तो उससे जो एसिड होता है वो डाइल्यूट हो जाता है, उससे भी हमें काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। नाउ कम्स ऑन द नेक्स्ट, एंटीडोट्स फॉर स्टिंग। एंटीडोट्स मीन्स बचने की दवाई, किस चीज़ से, स्टिंग से। स्टिंग मीन्स डसना, डंक मारना। तो जो चीज़ें डंक मार दी, जैसे ततैया होती है ना, ये डंक मार देती है, तो उसके लिए क्या होता है, द स्टिंग ऑफ ए बी, मधुमक्खी भी होती है, और एन आंट इज़ पेनफुल। जब चींटी काटती है यानी डंक मारती है, और बी यानी मधुमक्खी डंक मारती है, इट इज़ वेरी पेनफुल, ये पेनफुल होता है। एज इट कंटेन्स फॉर्मिक एसिड, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। ओके, इट कैन बी सूदेड बाय यूजिंग ए पेस्ट और बेकिंग सोडा। तो उसको हम सूदेड करते हैं, उसको हम सही करते हैं, एंटीडोट देते हैं, यानी उसके लिए प्रतिरक्षी हम यूज़ करते हैं। और क्या होता है वो, पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का पेस्ट लगाते हैं, और कैलामाइन सॉल्यूशन, और कैलामाइन सॉल्यूशन लगाते हैं, विच कंटेन एल्कलाइन, तो जिसके अंदर एल्कली होती है, एल्कलाइन मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड, द स्टिंग ऑफ वास्प कंटेन्स एन एल्कली विच कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय विनेगर। वास्प क्या होता है, पीला ततैया जो होता है ना, जिसको आप ततैया बोलते हो। तो पीला ततैया जब आपको डंक लगा देता है, मार देता है डंक, तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, एल्कली होता है, जिसको न्यूट्रलाइज किया जाता है विनेगर से। विनेगर क्या होता है, सिरका, है ना। तो हम उससे क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज को कर देते हैं, वो उसका एंटीडोट होता है। चलिए अब बात करते हैं, टूथपेस्ट आर एल्कलाइन। जो टूथपेस्ट होते हैं, जो आप सुबह सुबह पेस्ट करते हैं अपने दांतों में, वो क्या होता है, एल्कलाइन होता है, करेक्ट। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आवर टीथ डिके ड्यू टू एसिड प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स इन अवर माउथ। हमारे मुंह में जो हम खाना खाते हैं उसके पार्टिकल्स का क्या हो जाता है, फर्मेंटेशन होता है, जिसकी वजह से टूथ डिके होता है, क्योंकि वहाँ पर एसिड प्रोड्यूस हो जाता है ना। बाय यूजिंग टूथपेस्ट, जब हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, विच इज़ एल्कलाइन इन नेचर, जो नेचर में एल्कलाइन होता है, एक्ट्स आर न्यूट्रलाइज, तो वो एसिड को क्या करता है, एक्ट करता है उसके ऊपर, न्यूट्रलाइज कर देता है उसको। कीप आवर टीथ डिके फ्री, तो हमारे जो दांत हैं वो डिके फ्री कर देता है। डिके मीन्स जो खराब होना शुरू हो जाते हैं उसको वो सही रखता है। अब बात करते हैं एसिड बर्न्स की। एसिड बर्न्स यानी एसिड से जल जाना। जब एसिड से जल जाते हैं तो क्या करते हैं, बर्न्स कॉज्ड बाय एसिड आर कंपैरेटिवली मोर सीरियस देन बर्न्स कॉज्ड बाय एल्कलीज। देखिए एल्कलीज के द्वारा जलना से ज़्यादा, है ना, ज़्यादा सीरियस होता है एसिड से जलना। बर्न कॉज बाय एसिड, एसिड से जलना ज़्यादा बुरा होता है कंपैरेटिवली, किसके कंपैरिजन में,
सीरियस होता है किसके कंपैरिजन में, एल्कली के जलने में। चलिए इसके इन बोथ द केस, इन दोनों केसों में द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ कोल्ड वाटर। दोनों ही स्थिति में जो हमारा अफेक्टेड पार्ट है बॉडी का, उसको हमें कोल्ड वाटर से क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए। इन केस ऑफ एसिड बर्न, अगर एसिड बर्न हो, ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा में बी स्प्रिंकल्ड ऑन द अफेक्टेड पार्ट। तो अगर हमारा एसिड बर्न हुआ है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे हम बेकिंग सोडा का और उस पर स्प्रिंकल करेंगे, है ना, उस पर छिड़काव करेंगे, उस पर डाल देंगे, क्या डाल देंगे, बेकिंग सोडा का पानी, है ना, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन हम डाल देंगे अफेक्टेड बॉडी पार्ट पर। चलिए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वेस्ट। सीवेज वेस्ट की बात करते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट कंटेन डेंजरस केमिकल लाइक एसिड्स। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, कारखानों से निकला हुआ हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, उसमें डेंजरस केमिकल जो होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो एसिड की तरह भी करते हैं, बिहेव करते हैं। इफ़ देर रीच वाटर बॉडीज़, अगर वे वाटर बॉडीज़ पे रीच कर जाएं, यानी वाटर बॉडी में जाकर मिल जाएंगे, दे में अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ, तो वो एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट कर देंगे। वहाँ जो एक्वेटिक लाइफ का मतलब होता है पानी में रहने वाली जो लाइफ है हमारी, बहुत से जीव जंतु पानी में रहते हैं, तो वह अफेक्ट हो जाएंगे। ए लार्ज नंबर ऑफ फिशेज, कैटल एंड अदर ऑर्गेनिज्म में बी किल्ड। तो फिश, कैटल और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं पानी के, तो वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। देयरफॉर द सीवेज वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज आर ट्रीटेड विद बेस टू न्यूट्रलाइज इट एंड मेक इट हार्मलेस। तो जो सीवेज वाटर होता है, सीवेज वेस्ट होता है फैक्ट्री से निकलने वाला, उसको हमें पहले बेस से ट्रीट करा देना चाहिए। बेस से ट्रीट होने पर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और कम हार्मलेस होगा, है ना, उसे हार्मलेस बना देंगे तो कम हार्म करेगा। नाउ कम्स ऑन द साल्ट। चलिए साल्ट के बारे में पढ़ते हैं। वी नो दैट ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। हम जानते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन की अभी मैंने पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको बता दिया मैंने आपको इसके बारे में कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वाटर और सॉल्ट बनाते हैं। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है, इसमें साल्ट और वाटर बनते हैं, है ना। द मोस्ट कॉमन साल्ट नोन टू अस इज सोडियम क्लोराइड और कॉमन साल्ट। जो हम घर में साधारण नमक खाते हैं उसी का नाम सोडियम क्लोराइड है, इसी के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। एवरी साल्ट हैज़ ए मेटल पार्ट और ए नॉन मेटल पार्ट। हर एक साल्ट में एक मेटल पार्ट होता है, एक नॉन मेटल पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें, इन द साल्ट सोडियम क्लोराइड में सोडियम इज़ द मेटल पार्ट, सोडियम मेटल पार्ट होता है, एंड क्लोराइड इज़ द नॉन मेटल पार्ट, और जो क्लोराइड होता है वो नॉन मेटल पार्ट होता है। द नेम ऑफ द साल्ट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द मेटल कंट्रीब्यूटेड बाय द बेस। तो जो साल्ट का हम नेम ड्राइव करते हैं वो मेटल से बनाते हैं, किस तरह के, जो वो कंट्रीब्यूट करता है बेस के साथ, उससे मिलाकर बनाया जाता है। द नॉन मेटल पार्ट ऑफ द साल्ट कम्स फ्रॉम द एसिड। जो नॉन मेटल पार्ट होता है वो एसिड के, है ना, कहाँ से आता है, नॉन मेटल पार्ट से आता है। इन द अबव एग्जाम्पल ऑफ सोडियम क्लोराइड का जो हमने ये एग्जाम्पल लिया, सोडियम इज डेराइव्ड फ्रॉम द बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम जो होता है वो डेराइव किया जाता है, बनाया जाता है किससे, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। एंड क्लोराइड ड्राइव्ड, और जो क्लोराइड है फ्रॉम एसिड की, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आता है, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रेटेड साल्ट की। हाइड्रेटेड साल्ट कौन से होते हैं, किन साल्ट को हम हाइड्रेटेड बोलते हैं। द क्रिस्टल ऑफ सम साल्ट्स हैव ए फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कुछ ऐसे साल्ट होते हैं जिनके क्रिस्टल्स में फिक्स नंबर में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। लूजली एसोसिएटेड विद दैम, उससे लूजली एसोसिएट होते हैं, है ना। सच वाटर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज वाटर और क्रिस्टलाइजेशन। तो वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। वो जो लूजली एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, उनको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। दीज वाटर मॉलिक्यूल्स गिव शेप एंड कलर टू द क्रिस्टल। ये वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं उस क्रिस्टल को शेप और कलर देते हैं, है ना,
इन सम साल्ट, कुछ साल्ट्स में। सच साल्ट्स आर कॉल्ड हाइड्रेटेड साल्ट, तो ऐसे साल्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट बोलते हैं। ऑन हीटिंग हाइड्रेटेड साल्ट लूज दियर शेप एंड कलर, जब हम हाइड्रेटेड साल्ट को गर्म करते हैं तो वो अपने शेप और अपने कलर को लूज़ कर देते हैं। चेंज इनटू ए पाउडरी सब्सटेंस, और उनका एक पाउडरी सब्सटेंस यानी चूर्ण टाइप का बन जाता है। सच साल्ट्स आर कॉल्ड एनहाइड्रस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस साल्ट बोलते हैं। दे रिगेन दियर कलर व्हेन वाटर इज एडेड टू देम, और जब उनमें वाटर दोबारा मिला दिया जाता है तो वो अपने कलर को दोबारा रिगेन कर लेते हैं, दोबारा पा लेते हैं। कुछ यहाँ पर टेबल दे रखी है बेटा, इसमें कुछ कॉमन साल्ट दे रखे हैं, उनके केमिकल नेम और फॉर्मूला आपको दे रखे हैं। इनको आप बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसको याद करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपके मोस्टली इतने इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, तो ये नेक्स्ट क्लास में भी आपको जो है आएंगे आपके, है ना, कोर्स में आ जाएंगे, इम्पॉर्टेंट हैं और आगे आपको इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ना होगा, तो अभी से इसको लर्न करते चलेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा। तो बेटा नाउ कम्स ऑन द टेबल नंबर 9, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। साल्ट्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आपको 3 टाइप्स बताए गए, नॉर्मल साल्ट, बेसिक साल्ट और एसिडिक साल्ट। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ, ज़्यादा आपको अच्छा चमक जाएगा। ए नॉर्मल साल्ट डज नॉट कंटेन एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। नॉर्मल साल्ट में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं होते इसके मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। जबकि बेसिक साल्ट क्या होता है, बेसिक साल्ट इज़ फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए बेस। जो बेसिक साल्ट बनता है वो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनता है बेस के। ए बेसिक साल्ट में फर्दर रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म ए नॉर्मल साल्ट, और जो बेसिक साल्ट होता है वो दोबारा से रिएक्ट करता है एसिड के साथ और फिर वो नॉर्मल साल्ट बना लेता है। इसके बाद होता है एसिडिक साल्ट। एन एसिडिक साल्ट, जो एसिड साल्ट होता है तो स्टिल हैज़ ए रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस। तो एसिड साल्ट जो होता है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन वाला होता है, उसके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस होते हैं। एसिड साल्ट आयनाइज्ड, तो एसिड साल्ट आयनाइज होता है इन वाटर टू शो प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। जब वो वाटर में मिलाया जाता है एसिड साल्ट को तो वो क्या करता है, प्रॉपर्टीज शो करता है एसिड की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सम अदर्स साल्ट टाइप्स आर डबल साल्ट, मिक्स साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो ये भी उसके साल्ट्स के टाइप्स होते हैं। नाउ यूजेस ऑफ एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। यूजेस पढ़ लेते हैं, इसके बाद हमारा चैप्टर ये फिनिश हो जाएगी रीडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है यूजेस ऑफ एसिड। चलिए यूजेस ऑफ एसिड पढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेंट्स, एक्सप्लोसिव एंड अदर केमिकल्स। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है और नाइट्रिक एसिड होता है वो हमारा फर्टिलाइजर, पेंट्स, एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स बनाने के काम आता है। दूसरा इसका जो पॉइंट है वह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री एंड प्रिंटिंग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लेदर इंडस्ट्री में और प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं। एसिटिक एसिड इज एंड बेंजोइक एसिड आर यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन। एसिटिक एसिड को और बेंजोइक एसिड को हम फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ करते हैं, खाना बचाने के जो हमारे तरीके होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। और साइट्रिक एसिड इज़ ए सोर्स ऑफ विटामिन सी इन सॉफ्ट ड्रिंक। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में विटामिन सी के सोर्स के तौर पर हम साइट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं। यूजेस ऑफ बेसिस। बेसिस का यूज़ देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर एंड न्यूट्रलाइजिंग एसिड। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है, जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने के काम आता है और एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के काम आता है। इसका जो अगला यूज़ है वो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एज फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होता है उसमें हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं एज ए फोमिंग एजेंट। थर्ड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू मैन्युफैक्चर एंटासिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ करते हैं, एंटासिड बनाने के काम आता है। एंटासिड मैंने आपको बताया था जो मेडिसिन होती हैं, सॉल्यूशन होते हैं हमारे स्टोमक में जब एसिडिटी हो जाती है उसको हम उसको ट्रीट कराते हैं जिससे वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। और
फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेडिसिन, तो ये फ्रिक्वेंटली यूज मेडिसिन के रूप में यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप बनाने के काम आता है। यूजेस ऑफ साल्ट्स देख लेते हैं। डिफरेंट साल्ट्स आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ, डिफरेंट साल्ट्स हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। दियर यूज डिपेंड्स अपॉन इट्स यूनिक प्रॉपर्टी, इसका जो यूज़ है वो डिपेंड करता है इसकी यूनिक प्रॉपर्टी पर। वन सच प्रॉपर्टी इज हाइग्रोस्कोपी, तो इसका जो एक मेन प्रॉपर्टी है वो है हाइग्रोस्कोपी। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ साल्ट टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एनवायरनमेंट, सोप की प्रॉपर्टी होती है कि मॉइस्चर वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है एनवायरनमेंट से विदाउट गेटिंग डिसोलेट, बिना इसमें घुले। ठीक है, इसमें ये आपको क्विक लाइम और सिलिका जेल ये एग्जांपल भी दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हैव यू नोटिस्ड स्मॉल क्लॉथ बैग एज यू ओपन सील्ड पैक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, दिस बैग कंटेन्स डिस्किटिंग एजेंट्स दैट कीप्स गैजेट्स ड्राई। और आपने कभी कभी नोटिस किया होगा स्मॉल क्लॉथ बैग को, जब आप कोई सील्ड पैक खोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, तो दिस बैग्स कंटेन डेसिकेटिंग एजेंट, उसके अंदर डेसिकेटिंग एजेंट्स होता है जो क्या करता है, उस गैजेट को ड्राई रखता है। तो बेटा आज आपका इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया है रीडिंग, और मैं चाहूँगा कि इस आप वीडियो को 2, 3, 4 टाइम्स जितना एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो आप पढ़ लें इसको, जिससे आपको इसका मीनिंग अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब हम नेक्स्ट टर्न पर इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ की हेल्प से प्रोवाइड करा देंगे। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।